औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेरिंग और उनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका बेरिंग जो है उसका फंक्शन क्या होता है। बेरिंग आपकी डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, और इसके बाद हम उसकी डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे। ये एक एप्लीकेशन आपकी जो है वो यहाँ पे शो की गई है। आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर है, उसकी आउटर बॉडी में क्या हो रहा है, एक आपके पास रोटर है और एक स्टेटर है। जब आप इस मोटर को पावर अप करते हैं आपकी इस शैफ्ट के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस होती है। ये आपकी शैफ्ट जो है वो दो पॉइंट्स के साथ, दिस फ्रंट एंड एंड दिस बैक एंड, वहां पर आपकी जो मोटर है उसकी बॉडी के साथ जो है वो इन कांटेक्ट है। अगर यहाँ पे कोई फ्रिक्शन रिड्यूसिंग मैकेनिज्म नहीं होगा, जो पावर आपकी मोटर के अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो सारी यहाँ पे वेस्ट हो जाएगी। आप क्या करते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड पे ये दो बेरिंग लगाते हैं। बेरिंग का क्या काम हुआ, ये जो रोटेशन हो रही है आपकी शाफ्ट के अंदर, इसको सपोर्ट कर रहा है। सेकंड, जो आपका इन कांटेक्ट पार्ट है मूविंग पार्ट का स्टैटिक पार्ट के साथ, वहां पे जो फ्रिक्शन है उसको मिनिमाइज कर रहे हैं। Bearing is a device that support, load and reduce the friction of the motion between moving machine parts. Two purpose हमने डिस्कस किए। फर्स्ट वन, लोड को या आपकी जो मोशन है उसको सपोर्ट करना। सेकंड, दो आपकी जो मशीन के मूविंग पार्ट्स हैं उनके दरम्यान आपकी जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करना। These are some of the bearing parts. First of all, its outer diameter. The diameter of the outer part of the bearing is known as the outer diameter. Now, second, this inner diameter is known as bore. We have this inner ring, outer ring. Now, these are the ball bearings. ये जो आपकी बॉल बेरिंग है, आउटर सरफेस और इनर सरफेस, इसको क्या करती है, ये सेपरेट करती है। नेक्स्ट वी हैव द इनर रिंग बॉल फेस, दिस वन इज द सेपरेटर एंड द आउटर रिंग बॉल फेस। दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स फॉर बेरिंग। नाउ आपकी जो बेरिंग है उसको हम टू पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन, वी हैव द प्लेन और द स्लाइडर बेरिंग। सेकंड, रोलिंग और द एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। प्लेन या स्लाइडर बेरिंग में आपका जो कांटेक्ट है वो स्लाइडिंग है। आपकी एक सरफेस जो कि मूविंग है, दूसरी सरफेस जो कि स्टैटिक है। दोनों सरफेस के दरमियान जो कांटेक्ट है वो स्लाइडिंग होगा। रोलिंग या एंटी फ्रिक्शन बेरिंग में आपकी जो मूविंग है और जो स्टैटिक सरफेस है उनके दरमियान जो आपके पास कांटेक्ट है वो रोलिंग कांटेक्ट है। प्लेन और स्लाइडिंग बेरिंग in which the rotation shaft has a sliding contact with the bearing which is held stationary. आपकी जो सरफेस है वो स्टेशनरी है, बट जो कि शाफ्ट है वो रोटेट कर रही है। उस दोनों के दरमियान आपका जो रिलेशन है वो स्लाइडिंग बन रहा है। ड्यू टू लार्ज कॉन्टैक्ट एरिया, फ्रिक्शन बिटवीन मेटिंग पार्ट इज हाई, रिक्वायरिंग ग्रेटर लुब्रिकेशन। आपका क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है, फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, आपकी लुब्रिकेशन भी ज़्यादा रिक्वायर होगी। ज़्यादा लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट की वजह से आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी हाई हो जाएगी। ये आपके पास एग्जाम्पल है इसकी स्लाइडर बेरिंग की। आपके पास एक लीनियर टेबल है जिसमें आपके पास जो है वो 4 लीनियर बेरिंग है, 1, 2, 3 एंड 4 एट दिस एंड। क्या हो रहा है कि आपके दो पाइप्स के साथ आपने
टेबल को 4 लीनियर बेरिंग के जरिए, इसको हम स्लाइडर बेरिंग भी कहते हैं, वहां से सपोर्ट किया हुआ है। जब ये टेबल इसके ऊपर मूव करेगा सो क्या होगा कि आपकी ये जो सरफेस है इसको हाईलाइट किया गया है यहाँ से इस नंबर 1 पॉइंट पे, ये आपकी कौन सी सरफेस होगी? स्लाइडर सरफेस। सो नेक्स्ट वी हैव द मटेरियल। मटेरियल मेटल भी हो सकता है, अलॉयज भी हो सकती हैं। इसमें आपके पास ब्रॉन्ज, कास्ट आयरन, स्टील, सिल्वर, कॉपर बेस्ड अलॉयज, एल्यूमिनियम बेस्ड मटेरियल्स हो सकते हैं। नॉन मेटल मटेरियल्स भी हो सकते हैं जिसमें आपकी वुड, रबर और प्लास्टिक टाइप्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। अगर आपके पास जो लोड बेरिंग में सपोर्ट करना है दैट इज टू मच हाई, सो आपके पास मेटालिक या अलॉय मटेरियल यूज किया जाएगा। बट if the amount of load that the bearing has to support is very low, so जब आपके पास material होगा that will be non-metal. So non-metal material includes wood, rubber and plastic. So the sliding contact bearing can be further subdivided into 3 types. The first one we have the journal bearing, second one we have the footstep bearing, and the third one we have the collar bearing. So first we discuss the journal bearing. In this bearing type, the bearing pressure is exerted at right angle to the axis of shaft. This journal bearing is used for supporting a radial load. Shaft are generally made of mild steel. So यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो applied load है वो आपकी जो shaft का एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर है। सो अगर हम बात करें फुट स्टेप बेरिंग की, सो ये एक्सिस जो है वो पैरेलल हो जाता है। इन दिस बेरिंग द बेरिंग प्रेशर इज एक्सर्टेड पैरेलल टू द शाफ्ट whose axis is vertical. Note that in this case the end of the shaft rests within the bearing. इसमें क्या हो रहा है, आपकी जो शाफ्ट का एंड है वो बेरिंग के अंदर इंसर्टेड है, लेकिन यहाँ पे आपके जो शाफ्ट का एंड है वो बेरिंग से बाहर है। फुटस्टेप बेरिंग में जो बेरिंग का एंड है वो बेरिंग के शाफ्ट का एंड जो है वो बेरिंग के अंदर है। नाउ अगर पैरेलल लोड अमाउंट उसकी लो है देन वी विल यूज फुटस्टेप बेरिंग। बट अगर आपकी पैरेलल लोड की अमाउंट ज़्यादा है सो वहाँ पे हम जो है वो कॉलर बेरिंग यूज करेंगे। कॉलर बेरिंग मेनली यूज्ड ऑन हॉरिजॉन्टल which carry a large axial force. Thrust bearing are used in bevel mountings, propeller drivers, turbines. So इनको हम जो है वो thrust bearing भी जो है वो डिनोट करते हैं, इनका नाम thrust bearing भी कहा जा सकता है। Now till this point we have discussed the one type of bearing which was plain bearing. So इसके different advantages हो सकते हैं और different disadvantages हो सकते हैं। So सबसे पहले we have the advantage. Plain bearing are cheap to produce and have noiseless operation. They can be easily machined and have vibration damping properties. So simple in construction है, so आपके पास कोई इतना ज़्यादा moving part नहीं है इनमें, so ये cheap है, इनकी cost लो है, but they have certain disadvantages. सबसे पहला क्या है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, सो फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए हमें ज़्यादा लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो उसकी सप्लाई चाहिए होती है, सो जिसकी वजह से उसकी ऑपरेटिव कास्ट जो है वो ज़्यादा हो जाती है। दे आर सुटेबल ओनली फॉर रिलेटिव लो टेम्परेचर एंड स्पीड। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ द बेयरिंग वी हैव rolling or the anti-friction bearing. Use rolling elements between moving parts. Due to less contact area, rolling friction is much lesser than the sliding friction. Hence, these bearings are also known as
एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। सो क्या हो रहा है आपके पास एक आउटर सरफेस है, एक इनर सरफेस है। दोनों सरफेसेस के दरमियान आपके पास एक जो है वो रोलिंग एलिमेंट है। इस रोलिंग एलिमेंट की बेस के ऊपर हम आपके एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग को डिफरेंट टाइप्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। सो लोड आपके पास रेडियल भी हो सकता है और एक्सियल भी हो सकता है। नाउ रोलिंग को हम फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन वी हैव द बॉल बेयरिंग एंड द नेक्स्ट वन वी हैव द रोलर बेयरिंग। A bearing type in which rolling element bearing which use balls to maintain the separation between the moving parts of the bearing. The purpose of ball bearing is to reduce rotational friction and support axial and radial loads. So इसके अंदर आपके पास दो सरफेस जो कि आउटर सरफेस है और दिस वन इनर सरफेस है, उसके दरमियान जो है वो आपके पास मूविंग पार्ट्स जो हैं वो बॉल्स की शेप में होते हैं। नाउ रोलर में क्या होता है? रोलर बेयरिंग यूज सिलेंडर्स ऑफ ग्रेटर लेंथ देन डायमीटर। जो आपके पास इसमें सिलेंडर्स हैं दिस वन, इनकी लेंथ ज्यादा होती है इनके डायमीटर से। दिस टिपिकली हैव हायर रेडियल लोड कैपेसिटी देन बॉल बेयरिंग बट इन लो एक्सियल कैपेसिटी एंड हायर फ्रिक्शन। सो क्योंकि आपके बॉल के अंदर जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो कम है, लेकिन सिलेंडर में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है रोलिंग के अंदर वो ज़्यादा है। सो इसकी फ्रिक्शन जो है वो रोलिंग की आपकी जो प्रीवियस केस है जो कि बॉल केस है उससे ज़्यादा होगी। सो दिस इज सम स्ट्रक्चर फॉर द बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग एंड थ्रस्ट बॉल बेयरिंग. Races and balls are high carbon chrome steel and to provide resistance to wear, machined and highly polished and hardened. So आपके पास इसका मटेरियल, इसके अंदर जो रेसेस हैं वो आपके पास किसकी होती हैं? कार्बन एंड क्रोम स्टील से बनी होती है। नाउ बॉल बेयरिंग की डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले we have deep groove ball bearing. They are primarily radial load carrying. Deep groove radial bearing is one in which the race dimensions are close to the dimension of the ball that run in it. So आपके पास इसके अंदर रेसेस होते हैं, उनकी डायमेंशन बॉल की डायमेंशन से जो है वो इक्वल होती है। अब ये रेसेस क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो ये आपके पास स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर को हम बोर कहते हैं। सो यहाँ पे आप देखें, दिस वन इज द कॉर्नर रेडियस, ये बॉल है और बॉल के साइड्स पे आपका सेपरेटर है। सो ये आउटर रिंग रेस है एंड दिस वन द इनर रिंग रेस। नाउ आपकी डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग की फर्दर टू टाइप्स हैं, डबल रो डीप ग्रूव एंड सिंगल रो डीप ग्रूव। डबल रो में आपके पास जो बॉल्स हैं उनकी डबल रोज होती हैं। सो इनका बेनिफिट क्या है? इंक्रीज रेडियल लोड। नाउ नेक्स्ट टाइप वी हैव द एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग बेटर सपोर्ट कंबाइंड लोड। ऐसी एप्लीकेशंस जहां पे आपके पास रेडियल के साथ एक्सियल लोड भी जो है वो कंबाइन फॉर्म में आ जाए, वहां पे हम जो है वो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग यूज करते हैं। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन इनर रेस इज द सेम एज वन ऑन द आउटर रेस। सो कॉन्टैक्ट एंगल कितना होता है आपका? 10 to 45 जो है वो आपका कॉन्टैक्ट एंगल हो सकता है। सो यहाँ पे अगर आप देखें, सो दिस वन आउटर रिंग फ्रंट फेस है इसका, या बस आउटर रिंग बैक फेस है? इनर रिंग बैक फेस, आउटर रिंग फ्रंट फेस। सो यहाँ पे आप देखें ये बॉल, यहाँ पे ये दोनों जो एक्सिस हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सो यहाँ पे जो आपका एंगल बनेगा दिस एक्सिस एंड दिस वन, ये आपका कॉन्टैक्ट एंगल होगा। सो
वी हैव दिस वन, जिसमें आपका एंगुलर कॉन्टैक्ट एंगल बॉल बेयरिंग में शो किया। So next we have the common type of angular contact ball bearing. Again इसमें आपके पास जो है वो सिंगल रो हो सकती है और डबल रो हो सकती है। Here is a mistake, this one is a single. So सिंगल में आपके पास रो जो है वो सिंगल होगी, और जो आपके पास डबल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग है वहां पे ये डबल रो होगी। Now next we have the thrust ball bearing. A thrust ball bearing is a particular type of rotary element जिसमें क्या होता है आपके पास रोटरी बेयरिंग की पर्टिकुलर टाइप है। Like other rotary bearings, they permit rotation between parts, but they are designed to support a high axial load while doing this. So इसके अंदर along with your rotation आपके पास जो एक्सियल लोड है उसकी कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। So next we have the example of roller bearing. First of all we have the needle bearing. आपके पास जो इसके अंदर सिलेंडर्स हैं वो लॉन्ग होते हैं और थिन होते हैं। The greater the contact area, the greater the load. जितना कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होगा लोड उतना ज़्यादा होगा। सो ये आपके पास जो है वो रेडियल लोड्स को सपोर्ट करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट वी हैव द टेपर्ड रोलर बेयरिंग। सो अगर आपकी एप्लीकेशन कंबाइंड लोड जैसी है, रेडियल लोड भी है और एक्सियल लोड भी है, सो वहाँ पे हम टेपर्ड रोलर को यूज करते हैं। व्हील रोटेट्स विथ लिटिल रेजिस्टेंस फ्रिक्शन, और इनका जो ऑपरेशन होता है वो नॉइजलेस होता है। नाउ टाइप ऑफ रोलर बेयरिंग्स। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है जी, सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग। यूज थिक एंड लॉन्ग सिलेंडर। रोलर बेयरिंग typically have higher load capacity than ball bearing. If the inner and outer races are misaligned, the bearing capacity often drops quickly compared to either a ball bearing. So cylindrical roller bearing की आपके पास इस तरह की स्ट्रक्चर होता है। इसमें इनर रिंग विथ रिब होती है, आउटर रिंग विथ 2 रिब्स होती है। सो एल शेप में आपके पास एक लूज जो है वो लूज रिब होती है यहाँ पे। ये आपके पास इनर डायमीटर होता है, और ये आपके पास जो है वो रोलिंग एलिमेंट है जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। सो रोलर बेयरिंग की एप्लीकेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल टेपर्ड में they can take both radial and axial load and used for gearboxes for heavy trucks, bevel gear transmission, lathe spindles. So thrust ball की applications, they are used for heavy axial loads and low speed. Load in the form of axial heavy है but speed जो है वो low है। Needle roller bearing में it use small diameter of roller. They are used for radial loads at low speed. They have the advantage of lightweight and occupy small space. They are used in anti-graft industry, bench drill, spindless. So ये comparison है इनका different types का। So deep groove ball में radial load good है, axial normal है, compensation of misalignment normal है, एक्यूरेसी भी नॉर्मल है, हाई स्पीड जो है वो उसकी गुड स्पीड है, नॉइस जो है वो उसकी काफ़ी कम है, फ्रिक्शन जो है वो काफ़ी कम है। सो इस तरह जो है वो आपके पास ये डिफरेंट स्पेक्स जो हैं वो उनको कंपेयर किया गया है एक टेबल की फॉर्म में। नाउ बेयरिंग की जो माउंटिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो अगर बेयरिंग को हम ठीक तरीके से माउंट नहीं करेंगे तो आपके पास जो 16% ऑफ द बेयरिंग फेलियर्स हैं वो इम्प्रॉपर माउंटिंग की वजह से होते हैं। सो डिफरेंट मेथड आपके पास बेयरिंग की माउंटिंग के। सो उसके अंदर आपके पास
कोल्ड मेथड आ जाता है और हॉट मेथड आ जाता है। सो इसके अंदर आपके पास जो करेक्ट मेथड है वो सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशन। नाउ डिज़ाइन कंसिडरेशंस, bearing are selected from catalog. Before referring to catalog you should know the following. बेयरिंग की सिलेक्शन के लिए आपके पास सबसे पहले आप जो टेबल हमने लास्ट जो है वो स्टडी किया, वहाँ पे हमारे पास जो है वो हम क्या करते हैं, उसको स्टडी करने से पहले हमें डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं वो उसको देखना होगा। सबसे पहले बेयरिंग के लोड 3 टाइप्स का हो सकता है, रेडियल हो सकता है, थ्रस्ट हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। देन बेयरिंग की लाइफ, इससे क्या मुराद है, बेयरिंग स्पीड और एक्यूरेसी। सो ये कुछ कंसिडरेशंस हैं जो कि आपको डिज़ाइन से पहले जो है वो ज़हन में रखनी होंगी। सो बेयरिंग लाइफ, number of revolution or hours of operation at constant speed required for the failure criteria to develop. So ये वो आपके पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हैं जिनका पूरे होने के बाद फेलियर क्राइटेरिया डेवलप होना स्टार्ट होता है। बेयरिंग फेल नहीं होता, लेकिन बेयरिंग फेल होना स्टार्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट वी हैव द रेटिंग लाइफ। So defines the number of revolutions or the hours of the operation at constant speed in such a way that 90% of bearing tested will complete or exceed before the first evidence of the failure develops. So for ball bearing and spherical bearing, L10 is equal to 500 into 33.33 rpm into 60. So this one is 10 raised power 6, 1 million revolution. Now for taper bearing manufactured by Timken, this one is the company that has manufactured this bearing. So इसमें हमारे पास 3000 hours हैं, 500 rpm सॉरी 500 rpm जो है वो परमिटेड है। सो यहाँ पे आपके पास जो है वो 90 मिलियन रेवोल्यूशंस आ जाएंगी। सो बेसिक डायनामिक लोड रेटिंग में क्या होता है, कांस्टेंट रेडियल लोड दैट अ ग्रुप ऑफ बेयरिंग कैन कैरी फॉर L10 लोड। नाउ बेयरिंग के फेलियर्स की डिफरेंट आपके पास कॉजेज हो सकती हैं। सबसे पहले इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन, इसकी वजह से 43% जो है बेयरिंग फेल होते हैं। इम्प्रॉपर माउंटिंग की वजह से 27% होते हैं, और अदर लुब्रिकेशन कॉजेज से 21% होते हैं, जिसके अंदर आपके पास सेपरेशन इन स्टोरेज, टेम्परेचर लिमिट एक्सीडेड, मॉइस्चर कंटामिनेशन और फटीग से आपके पास 9% फेलियर्स जो हैं वो हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द बेयरिंग लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।